स्वागत है आपका आज की ऑर्गेनिक की क्लास में। पिछली क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें की थी हमने। इट वाज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। उससे पहले वुड्ज के भी हमने क्वेश्चंस किए थे। तो वुड्ज है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इनके होमवर्क भी है हमारे पास। और बात करें तो हमने लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी थे उसमें नोट में। तो होमवर्क से स्टार्ट करेंगे, ये मानते हुए कि आप भी अच्छे बच्चे हैं, आपने होमवर्क किया है। ठीक है, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट विद होमवर्क ऑफ वुड्स देन कोल्बे, और इसे हम लेकर चलते हैं होमवर्क। और ये होमवर्क किसका है? ये वुड्स रिएक्शन का है। ये वुड्स रिएक्शन का है। तो जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करें। थर्ड में देखें, एमी है, एच है, डी है और CH2Cl है। तो आपने यहां लिखा Na ईथर। तो सच सच बताओ कि ड्यूरिंग द रिएक्शन आप देखिए ये Cl हटेगा और आपको NaCl हटेगा। यहां Na डालेंगे तो MEHD और बनेगा CH2 डॉट। आप सारे देख सकते हैं, बनेगा CH2 डॉट जैसा कि ये दिख रहा है। अब ये देखो, कायरल सेंटर से रिलेटेड आपने कोई भी बॉन्ड को टच नहीं किया, ये ऐसे का ऐसा ही है। तो मेरे भाई ये डाइमराइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डाइमराइज हो जाएगा। तो अगर आप इसका डाइमर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत इजी मेथड बता देता हूं, MEHD CH2 डॉट। क्लियर? अब ये अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। अब ये अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो क्यों ना एक बार इसी चीज को पूरा रोटेट कर लो। देखो, अगर मैं इसे 180 रोटेट कर लूं, इस तरीके से 180 रोटेट कर लूं, 180, तो अब ये मुझे कैसा दिखाई देगा? 180 रोटेट करने के बाद, 180 रोटेट करने के बाद मुझे ये ऐसा दिखाई देगा। आप देखें, ऐसा दिखाई देगा। सो इट्स अ वेरी इजी रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों सेम रेडिकल है, दे बोथ आर सेम रेडिकल, क्योंकि सेम सेम से ही तो जुड़ेगा। तो मेरे भाई ये डॉट हटा, ये डॉट हटा, आप देख सकते हैं। सो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और ये एक इकलौता आंसर है। वन प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट, और क्लियरली देखें ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सुन ले, सिंगल रेडिकल विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, तो ये कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होगा अपने आप से ही, तो इसका जो कन्फिगरेशन होगा वो वही रहेगा। लेट अस कंसीडर इट्स कन्फिगरेशन इज लाइक 1 2 3। अगर मैं ये मानूं तो इट्स R। तो यू कैन फाइंड इट कि यहाँ पर आप ज़्यादा प्रायोरिटी मिथाइल की मान रहे थे, उसके हिसाब से जो इसका कन्फिगरेशन आएगा वही इसका आएगा। कन्फिगरेशन वुड बी एग्जैक्टली सेम। क्लियर? अब वैसे भी सोचो ना, कायरल सेंटर पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, और कायरल सेंटर पे चेंज नहीं हुआ है तो सिंगल आंसर आएगा, सिंगल आंसर। ठीक है? अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का ही है। MEHDCl शायद ये है। ओके, सो नाउ इन दिस केस Na डालने पर NaCl निकलेगा, और बॉन्ड ये टूटेगी, और आपको जो मिलेगा दैट वुड बी ए प्लेनर रेडिकल। देखिए जरा, H और ये D और ये डॉट। ठीक है, एकदम प्लेनर रेडिकल मिलेगा। अब भैया जो दूसरा प्लेनर रेडिकल है वो इसके सामने दो तरीके से आ सकता है। इसके सामने कैसे कैसे आ सकता है बताइए? Me वो भी ऐसा आ जाए, HD ऐसा आ जाए, या वो उल्टी साइड से है। लाइक ध्यान से देखिए, एक ऐसा केस आ सकता है Me, बताइए बताइए क्या आ सकता है? इधर D हो, इधर H हो, ये डॉट डॉट जुड़ जाए, ये डॉट डॉट जुड़ जाए। लेकिन एक केस और हो सकता है कि जिसमें ये जो D और D हैं, एक सेकंड देखें, ये तो सेम मीजो आ जाएगा, और एक जो ये जुड़ रहे हैं उसमें ये उल्टा हो और ये भी उल्टा हो। मैं तीसरा केस भी बना दूंगा आपके सामने। फिलहाल देखें, बना ले, आंसर बना ले। बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, अपन इधर बना लेते हैं। आइए, इसका आंसर क्या होगा? MEHD
MEHD, एक आंसर ये मीजो होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये डॉट डॉट जुड़ेगा तो बताइए क्या आ जाएगा, MEHD और MEDH। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। लेकिन सोचो इसमें डी, ये उलट कर लिखो, डी इधर एच इधर, तो वो वाला जब इससे जुड़ेगा इस वाले से तो आपको इसकी मिरर इमेज देगा। क्लियर? उस समय इसकी मिरर इमेज आएगी एंड दैट वुड बी ME, डी अंदर, H बाहर, ME ये वाला ले लो, डी बाहर एंड H इधर। मतलब हर पॉसिबिलिटी है जुड़ने की। तो एक्टिव, तो यहां प्रोडक्ट कितने हैं, तीन में दो एक्टिव एक इनएक्टिव। वैसे भी इतने आराम से समझ, इससे भी इजी लोग ऐसे बोल देते हैं कि देखो ये बनेगा, सिंस कायरल सेंटर वर इन्वॉल्व्ड तो इसके तीन ही स्टीरियो आइसोमर आते हैं। कायरल सेंटर इन्वॉल्व था तो इसके तीन ही स्टीरियो आइसोमर आते हैं। चलिए फिफ्थ हो गया था, फिफ्थ हो गया था। सिक्स का बहुत सिंपल सा, जहां तक मुझे याद है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, CL हटा के उसका डाइमर आ जाएगा। सेवेंथ हमने क्लास में कर लिया था। एट्थ और सेवेंथ एक जैसे हैं तो मैं बता देता हूं। एट्थ करते हैं, ठीक है। सो फॉर एट्थ आपको ये मिला हुआ है, ये CL, ये डबल, ये 14। तो मेरे भाई सेम तरीके से तीन सेगमेंट्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये जुड़ जाए ऐसे सेगमेंट्स इसमें 14 दूर दूर हो, फिर ये एक ऐसा आंसर दे, ये डबल, एक में 14 यहाँ हो, एक में यहाँ हो। ऐसा क्यों हो रहा है आप शायद समझ पा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में तीन डिफरेंट रेडिकल्स हैं, तीन डिफरेंट रेडिकल्स हैं, और जो रेडिकल इन्वॉल्व है वो क्या है, 14 डॉट। और देखिए ये यहाँ डॉट और ये कार्बन 14। तो ये दो रेडिकल, ये अपने आप से जुड़ेगा तो ये देगा, ये इससे जुड़ेगा तो ये देगा, ये अपने आप से जुड़ेगा तो वो देगा। बहुत क्लियर है। अब यहाँ आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। देखो जरा, ये दोनों सेंटर कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। और अगर आप स्टीरियो आइसोमर निकालना जानते हैं तो इसके निकलेंगे तीन, अभी अभी हमने निकाला था। सिमेट्रिकल है तो एक मीजो, दो एक्टिव, इसके निकलेंगे चार, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, इसका 14 यहाँ है, इसका 14 यहाँ है, इसके चारों एक्टिव होंगे। और इसके सिमेट्रिकल है तो तीन। तो अगर टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो 10 होंगी, 10। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि टोटल कॉम्बिनेशन में कितने एक्टिव और कितने इनएक्टिव हैं, देन यू वुड फाइंड एक इनएक्टिव इसमें होगा, क्या होगा, 2 एक्टिव प्लस 1 इनएक्टिव। मीजो बनेगा ना, मीजो इसी में। इसके क्या होंगे, चारों एक्टिव होंगे। इसका क्या होगा, 2 एक्टिव प्लस 1 इनएक्टिव। तो 10 टोटल 10 हैं, बट 8 एक्टिव हैं और 2 इनएक्टिव हैं। तो थोड़ा ऑप्टिकल यार, इसीलिए बोल रहा था मैं, ऑप्टिकल एकदम 100% परफेक्ट होना चाहिए आपका। 10th मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है। मेजर आंसर ट्रांस, ये मेजर आंसर है, आप चेक कर सकते हैं, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, 10th के बाद 11th हमने कर लिया था। 10th के बाद देख लें सारे लोग, 11th हमने कर लिया था। इलेवन हो गया था भाई, देख लो। तो 10th में 3 की रिंग, 11th में 4 की रिंग, 5 की रिंग, 6 की रिंग, ऐसे ही आ रहा था ना भाई। हाँ, 6 की रिंग तक तो बना लिया था। 7 की रिंग में पॉलीमर बन गया था, 7 की रिंग में पॉलीमर बन गया था। तो 14 तक हम कर चुके हैं, 15th नहीं किया था। तो 15th का आंसर आएगा साइक्लोहेक्सीन। डॉट डॉट बना है, उससे बॉन्ड बना दिया।
डॉट डॉट बना है, इसकी बॉन्ड बना दी हमने। 16th हमने कर लिया था, 17th कर लिया था। 17th का आंसर बेंजीन है। 17th का आंसर, 17th क्वेश्चन का आंसर जो है वो बेंजीन है, डॉट डॉट आया था ये। मजेदार बात है 18th का आंसर भी बेंजीन है, ये डॉट डॉट आया है। थोड़ा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देख सकते हैं तो ये आएगा, एंड सर्टेनली इट वुड गिव यू बेंजीन। क्लियर? तो 18th का आंसर भी बेंजीन है। 19th मजेदार है, 19th मजेदार है। 19th में जब आप करोगे तो आपको ये रेडिकल मिलेगा, और आप इन दोनों रेडिकल को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखो आप जोड़ोगे अगर तो ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड आएगा, जो कि एक मजाक के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने ये बनाया है तो मेरे भाई ये नारियल है, ना रियल, मतलब ये रियल नहीं है। आप देख सकते हैं ब्रेड्स रूल। चलिए, तो एक चीज हमेशा हो सकती है, वो हो सकती है कि ये रेडिकल्स रेजोनेंस करके इस फॉर्म में आ सकते हैं, डॉट डॉट डबल, फिर यहाँ पर डॉट डॉट डबल। तो ये देखिए, तो मेरे भाई बहुत क्लियर कट इसका जो मेजर आंसर है वो ये है, ये है इसका मेजर आंसर। देख लें सारे लोग, ये मेजर आंसर है, ये 19th है। अरे भाई 20th क्वेश्चन आपको जानकर अच्छा लगेगा, ये IIT JEE में आया हुआ है, एंड इसका आंसर ये है, 20th का आंसर ये है। दोनों CL हटेंगे, डॉट डॉट और 3 की रिंग का फॉर्मेशन फास्ट होता है। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं 21 की, जिसमें हमने एक स्वास्तिक जैसा साइन दिया था, तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी क्लियर कि हमें स्पाइरो मिलेगा, द स्मॉलेस्ट स्पाइरो, स्मॉलेस्ट स्पाइरो। और कैसे मिला होगा? मेरे ख्याल से यहां रेडिकल होगा, यहां रेडिकल होगा, यहां रेडिकल होगा, यहां रेडिकल होगा। सो यू कैन कनेक्ट दीज टू एंड दीज टू, और दीज टू और दीज टू कर लेंगे यार, इसमें क्या है दिक्कत? ऐसा रेडिकल जो बना होगा इट वुड कनेक्ट। देखिए, चलिए, सो ये आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए, एक और क्वेश्चन है 22, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। ट्वेंटी सेकेंड जो है, 22 में मैंने आपको ये प्रश्न दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, CL। तो आपको क्या मिलेगा? ये डॉट सोडियम मेटल डालने पर। और नाउ थिंक अबाउट इट्स RS, ये डॉट डॉट तोड़ दो, डॉट डॉट, ये डबल आ जाएगा, ये डबल आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर 23। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये डॉट दिखेगा। अब आप लोग इतने बुद्धिजीवी हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों डॉट सेम है, ये और ये एक ही जैसी चीज है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो थोड़ा सुंदर तरीके से ऐसे लिख दें। आप ऐसे जोड़ दोगे तो भी यही आएगा, ठीक है ना, बस वो देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि हाँ सेम है दोनों, ठीक है। 24th इजीएस्ट कैटेगरी, 24th इजीएस्ट कैटेगरी। 25 करेंगे, 25 मजेदार क्वेश्चन है, एंड आई होप आपने 25 किया है। चलिए 25 देखते हैं। इसमें मैंने आपको बोला है कि प्रोडक्ट दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि किस टाइप के रिएक्टेंट से, याद रखना सिंगल रिएक्टेंट से बने और बेस्ट यील्ड हो, सबसे क्या हो, गुड यील्ड हो। तो हमने ABCD तक तो कर लिया था, ABCD तक तो कर लिया था कि A नहीं होगा, B होगा, C नहीं होगा, D होगा। E के बारे में बताओ, E के बारे में। दिस इज योर प्रोडक्ट, एंड डेफिनेटली ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स अ राइट चॉइस।
E is the right choice. Now think about F, and I think ये भी हो सकता है. So no issue with all that. 1 2 3 4 5 6 ये भी हो सकता है, क्योंकि आप देखो ना इस रिएक्शन में इसका कौन सा रेडिकल बनेगा, ये वाला, एंड दिस रेडिकल हैज ओनली वन चॉइस टू कनेक्ट विद ईच अदर. एंड सिमिलरली यू कैन हैव, ये सेम क्वेश्चन हम वुड्स में कर चुके हैं जब मैंने बोला था 3 4 5 6 तक रिंग बनती है. नाउ दीज टू डॉट्स वुड कनेक्ट एंड गिव अस प्रोडक्ट. चलिए नाउ नाइन्थ, सो सॉरी नाइन्थ में G होगा, EFG. ओके, दिस इज G पार्ट. सो यू कैन हैव वेरियस सेगमेंट्स. अब देखो साइकोलॉजिकली ये क्वेश्चन आपको यहीं से टहलाने लगता है. लाइक यू जस्ट थिंक कि मैं ये ले लूं, ये ले लूं, ये रेडिकल बना होगा. सही है, यू आर राइट, यू आर राइट. लेकिन अब देखो गलती कहाँ होगी. गलती ये होगी कि इस टाइप के ऑप्शन ने आपके माइंड सेटअप को फिक्स कर दिया. नाउ लुक एट H. नाउ लुक एट H. नाउ क्वेश्चन इज कि अब आप मना करोगे. नाउ डिनाई कि भैया H नहीं हो सकता क्योंकि इधर 6 की रिंग, इधर 5 की रिंग. ऐसा नहीं सोचना है अपने को. तो बस ये सोचना है कि एक रिएक्टेंट हो जिससे ये बन सकता हो. नाउ थिंक अबाउट दिस रिएक्टेंट. Think about this reactant. You would certainly have radical, this one. Think about this radical. This radical would combine and give you the exact same product. So I think कोई issue नहीं है यहाँ पर. So GHI. Now same तरीके से I part करते हैं. In I it is given like 5-member ring with methyl, 5-member ring with methyl, and next J में 6-member ring with methyl. So no issue with all that. मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ गए हो आप. कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है. मेरे ख्याल से ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा. उसके लिए आपको नया कुछ नहीं करना है. ध्यान से देखें, ये Cl कर लो और ये Cl कर लो, क्योंकि आपको याद है एक ही कंपाउंड में 2 रेडिकल अगर हैं तो वो आपस में जुड़ते थे. 3 की रिंग, 4 की रिंग, 5 की रिंग, 6 की रिंग तक तो ऐसा ही होता था. उसके आगे पॉलीमराइजेशन होने लगता था. तो भैया यहां रेडिकल बनाओ, यहां बनाओ. सो दे वुड हैव ओनली वन चॉइस टू कनेक्ट ईच अदर, टू कनेक्ट विद ईच अदर. नाउ द सेम क्वेश्चन इज विद दिस वन. ओके, सो आई थिंक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. ये इधर, ये इधर, ये Cl और इसका भी हम Cl ले लें. यू गेटिंग इट? दिख रहा है क्या? क्या एकदम बॉर्डर पर चला गया? बॉर्डर पर चला गया. वापस बना देते हैं, वापस बनाएंगे. थोड़ा सा साइज में कंप्रोमाइज कर लेते हैं इसे. ऐसा 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 ऐसा, Cl Cl. G भी हो, I भी हो सकता है और J भी हो सकता है. KLM इसे देखते हैं. K मेरे भाई साफ साफ देखो, ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है 6 से बड़ी रिंग हम नहीं बना सकते. 6 से बड़ी रिंग हम नहीं बना सकते. नाउ थिंक अबाउट L. ये हो सकता है क्योंकि यहां डबल बॉन्ड की मौजूदगी हमें थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है. देखिए अगर 2 Cl यहां लगे हों तो यहां जो 2 डॉट आएंगे उससे डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. चलिए, एंड लास्ट M पार्ट. M पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर. M पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर. तो L हो गया भाई साहब, L हो गया. अब देखो M पार्ट में कई लोग को लगता है कि सर ये होना चाहिए, बट मैं आपको साफ साफ शब्दों में मना कर रहा हूं कि ये नहीं हो सकता. लास्ट वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो याद करो. इस केस में जो रेडिकल बनेगा, इस केस में जो रेडिकल बनेगा, मैं ये हटा देता हूं. इस केस का जो रेडिकल होगा वो होगा टर्सरी ब्यूटाइल. और याद करो ये रेडिकल्स आपस में जुड़ते नहीं थे, ये रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेट होते थे. याद कर लो, ये रेडिकल जुड़ते नहीं थे, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होते थे.
डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन मेजर प्रोडक्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन से आती थी, कॉम्बिनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन आपकी कॉपी में हेडिंग है। चलिए और बीच में जो क्वेश्चन थे उसमें क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 मेरे ख्याल से दोनों रेडिकल को लाकर जब आप जोड़िएगा तो आपको ये आंसर मिलेगा। 28 बायोफिनाइल, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। 29 मजेदार है। 29 में दरअसल आपको ये दो डॉट मिले। नाउ दीज टू डॉट्स आर नॉट गोइंग टू मेक बॉन्ड विथ ईच अदर। ये दोनों डॉट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ही नहीं सकते। अब आप कहोगे ऐसी क्या गलती कर दी है इन्होंने? मेरे ख्याल से थोड़ी भी बुद्धि है तो आप समझ जाओगे कि दोनों रेडिकल sp2 है, ये दोनों रेडिकल sp2 है एंड दे आर पैरेलल। ओके, दे आर अवे एंड पैरेलल, दे आर नॉट हेड टू हेड। सो इनके लिए एक ही ऑप्शन है कि ऐसा ही एक मॉलिक्यूल इधर से आए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डाइमराइजेशन। तो अब आप देख सकते हैं साफ साफ शब्दों में कि अगर इधर से भी कोई कंपाउंड आएगा तो ये बन जाएगा। देख लीजिए यहां पर समझे, यहां मजबूरी है। और मजेदार चीज शायद आप समझ नहीं पाए, ये दोनों चीजें सेम है जो मैं लिखूंगा यहां पर, ये दोनों चीजें सेम है। अब आप सोचना सेम कैसे हैं, बहुत ऑब्वियस है। इसमें चाहे आंसर ये लिखो चाहे आंसर ये लिखो, सेम है, सेम है भाई, सेम। एंड देयर वर वन मोर क्वेश्चन 31। इट वाज 2 मोल ऑफ CH3 CCl3 और हमने इस पे 6 मोल चांदी डाली थी। तो आंसर होगा आपका ब्यूट-टू-आइन, ब्यूट-टू-आइन, ठीक है, ब्यूट-टू-आइन। ओके, इट वाज एक्चुअली 32 क्वेश्चन, ये शायद 32 था, ये 32 था दोस्तों। हाँ, अब है एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सॉल्ट का हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस किया था। तो यहाँ पर भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं अब हम। किसका डिस्कस करेंगे? कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड वाले में आप देखें बहुत क्लियरली 4 कार्बन का एल्केन आएगा, ब्यूटेन, क्योंकि CH3 CH2 डॉट बनेगा और CH3 CH2 डॉट जो है वो आपको क्या देगा? 4 कार्बन का चेन देगा। 3 4 5 हो गया था भाई, 3 4 5 हो गया था या नहीं? बोलो। बोलते नहीं हो यार तुम लोग। चलिए 6 क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, आप अगर देखें तो कुछ वेज एंड डैश जैसा है। तो रिंग बनेगी, सिंपल सी बात है, बट थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आ जाती है तो हमें उसका ध्यान देना है। 3rd हो गया था, 4th हो गया था, 5th हो गया था, 6 क्वेश्चन। सारे लोग देखो 6th क्वेश्चन, अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे मैं कैसे बोल रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, और लॉजिक के साथ आप कनेक्ट करेंगे। COONA यहां पर लगा हुआ है और यहां वेज है, मिथाइल, ठीक है। और इसके बाजू में भी क्या है? वेज में मिथाइल है और यहां लगा हुआ है COONA, ठीक है। आइए
तो सोचिए जब आप इस रिएक्शन की कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन का, तो यू वुड गेट दिस रेडिकल। सारे लोग देखें, ये रेडिकल मिलेगा, बाय रेडिकल। अब ये बाय रेडिकल में इन दोनों रेडिकल को जुड़ना है। अगर ये रेडिकल जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें सेम साइड आना पड़ेगा। अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो इस पोर्शन को घुमा के उधर ले जाओ और जोड़ दो, या इस पोर्शन को घुमा के नीचे लाओ, दोनों सेम साइड आएंगे, जोड़ दो। तो आप फ्री हैं, जो मना है वो कर लेना, ठीक है। फिलहाल मैं इस वाले पोर्शन को घुमा लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को, लेफ्ट वाले पोर्शन को घुमा लेता हूँ। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि राइट वाला तो वैसे ही रहेगा, और लेफ्ट वाला अगर घूमेगा तो 180 डिग्री घूमेगा, और 180 डिग्री घूमेगा तो ये वेज यहां डैश हो जाएगा। आप सेम काम इसके साथ कर सकते थे, आपकी मर्जी है, करके देख लेना, उससे भी सेम आंसर आएगा। अब देखिए रिंग तो ये बनाएगा, और रिंग ये बनाएगा, वो क्या बनाएगा देखिए, और ये सिंगल आंसर है इस रिएक्शन का, सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट है और ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट है और ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चंस बाकी भी कर सकते हैं, मैं ये हटा देता हूं प्रीवियस वाला। सेम तरीके से जैसे मैं 7th में तो बहुत डायरेक्ट यार 1 2 3 4 5 की रिंग, 7th में तो कोई लॉजिक है ही नहीं, कुछ टेंशन है ही नहीं। 7th में तो सीधा टर्मिनल पे रेडिकल खटाक से 5 की रिंग, देखो 6 तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे 8th देखें, 8th मजेदार है। 8th में आपने जब किया तो आपको जो रेडिकल्स मिल रहे हैं ना भाई, वो यहां मिला, यहां मिला, ये देखिए, सारे लोग देखिए, देखा आप, रेडिकल सेम साइड हैं, ऑलरेडी हैं सेम साइड, तो इन्हें जुड़ जाने दो। और अगर ये जुड़ गए तो आप देख सकते हैं आपको एक मीजो इनएक्टिव आंसर मिलेगा। ये 1 3 है, 1 2 3, तुमने 1 2 3, ये मीजो आंसर है। नो इश्यू विद ऑल दैट, नो इश्यू विद ऑल दैट। सिंगल आंसर है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आंसर एक ही है दोस्त, आंसर एक ही है। आइए अब एक क्वेश्चन मैंने इसमें और दिया है बढ़िया सा, लुक एट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, उसकी पॉसिबिलिटी को चेक करें। 9th क्वेश्चन और उसकी पॉसिबिलिटी को चेक करें। 9th में जो लेफ्ट वाला रेडिकल है, सारे लोग देखिएगा, जो लेफ्ट वाला रेडिकल है वो तो ठीक है भाई, ठीक है, 1 2 3 ऐसा आ गया। और जो राइट वाला रेडिकल है, राइट वाला, उसी पर COONA लगा है, जो कायरल सेंटर है, राइट वाला जो कायरल सेंटर है उसी पर COONA लगा है। तो मजेदार चीज क्या है कि ये डॉट यहां बनेगा और ये डॉट यहां बनेगा, इसे समझना है। ये डॉट तो कायरल सेंटर पे नहीं बना, तो ये कायरल सेंटर आपका फिक्स रहेगा, समझ लो, ये कायरल सेंटर आपका फिक्स रहेगा। लेकिन ये वाला मिथाइल उसी पर आपका रेडिकल बना है, नाउ इट्स प्लेनर। तो ये वाला इस कार्बन से टॉप बॉटम से भी जुड़ सकता है, या फिर टॉप बॉटम की जगह बोलो लेफ्ट राइट से जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये सेंटर फिक्स है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 की रिंग आएगी। तो पहले 6 की रिंग बना लेते हैं, 6 की रिंग आएगी, ठीक है। और अगर आप डिफरेंस देखें कितने कार्बन का बीच में, तो बीच में 3 कार्बन का डिफरेंस है। तो एक यहां पर अगर मैं एक मिथाइल लगा लेता हूं, ये वेज वाला फिक्स, तो उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 का डिफरेंस है। और यहां पर आपको एक बार अप भी मिलेगा ये वाला, और एक बार डाउन भी मिलेगा। देखो देखो सारे देखो, ये देखो, देख लीजिए, देख लीजिए, लेफ्ट वाला सेंटर आपका फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। इसमें 2 ही आंसर आएंगे, एक इनएक्टिव आएगा, एक इनएक्टिव आएगा देखें, और एक एक्टिव आएगा। आप मेरी बात समझे, ये सेंटर इनिशियली फिक्स सेंटर है, ये वाला सेंटर चेंज हुआ है, दैट्स वाई इसके 2 आंसर हैं, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। ओके, सो 10th इज अ इजी क्वेश्चन। हमने आज बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है 10th जैसा ही, इसमें 3 आंसर आए थे। तो MeHDCOONA
आपको पता है 3 आंसर आएंगे। एमी मैंने वहां बनाए थे वुड्स में तीनों, आप बना लीजिएगा प्लीज, क्योंकि रेडिकल यहीं पर बनेगा एंड इट विल बी प्लेनर। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ठीक है। 11th में 3 की रिंग आएगी मेरे ख्याल से, 3 की रिंग बनाना तो अब आप सीख ही गए हैं। 12th का आंसर होगा आर 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 आर, और एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, SO3, और कैथोड पर तो हाइड्रोजन निकलेगा और NaOH भी बनेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस हैं आपके कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के, ठीक है। लुक एट 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में मैंने पूछा है 1 इक्विवेलेंट है तो पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। आप पूरी रिएक्शन लिखें, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। देख लेते हैं, जल्दी से भी कर लेते हैं। तो आपको पूरी रिएक्शन लिखनी है, जहां जहां भी इक्विवेलेंट का चक्कर है, CH2 CH2 SO3 Na and CO2 Na plus water, clear? So you can have twice of this, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO3 प्लस CO2 प्लस H2 प्लस ट्वाइस NaOH। So I think it's a very clear। So ये सारी चीजें किस पर है, एनोड पर है, ये सारी चीज किस पर है, कैथोड पर है, ठीक है। तो अगर पूछा गया है कितनी कितनी गैस निकलेगी, तो अगर ये 1:1 का ही रेशियो है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट। एनोड पर ये गैसेस हैं, 4 गैस हैं टोटल 4 गैसेस हैं, आप देख सकते हैं टोटल 4 गैसेस हैं, और इट्स अ वेरी इजी रिएक्शन, बैलेंस भी है, ठीक है ना। नाउ सिमिलरली 14th अगर मैं करूं, 14th में दिया गया DCOO Na प्लस H2O, तो 2 जल लेंगे। अब यहाँ पर 2 मोल लेना पड़ेगा, यहाँ पर तो डॉट डॉट आपस में लगे, यहाँ D डॉट को D से जुड़ना पड़ेगा। सो ये आंसर वुड बी D2 प्लस ट्वाइस CO2, क्लियर, ट्वाइस CO2 प्लस क्या आएगा H2 plus twice NaOH. Now you can have these products at anode and this is at cathode। गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैथोड। तो ये अगर 1 था, आप सारे लोग देख सकते हैं, अगर ये 1 था तो ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1/2। हमें इलेक्ट्रोड भी पता है और इक्विवेलेंट भी पता है, ठीक है। हमें अरे देख लो ना, रेशियो देख लो ना, 2:1 एंड सेम वुड हैपन विथ 15th। तो अगर हम 15th करें तो 15th थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार लगेगा आपको, ट्वाइस H2O, फिर से 2 मोल लेना पड़ेगा। तो नाउ लुक एट H2 प्लस ट्वाइस CO2 प्लस H2 प्लस ट्वाइस NaOH। मजेदार चीज क्या है कि इसमें ये एनोड पर निकलेगा, ये कैथोड पर निकलेगा, और हाइड्रोजन गैस दोनों जगह निकल रही है। ये इकलौता एसिड कर सकता है फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, फॉर्मिक एसिड सॉल्ट केवल यही कर सकता है कि यहाँ पर H डॉट तो वो H2 हो गया, और उधर कैथोड पर तो वाटर के रिडक्शन से ही बनता है क्या, बोलो, कर लोगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अगर 1 इक्विवेलेंट है तो ये 2, ठीक है। तो ये निकलेगा हाफ इक्विवेलेंट, और ये निकलेगा 1 इक्विवेलेंट, और ये निकलेगा हाफ इक्विवेलेंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन कंपोजिशन। चलिए,
तो आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है। तो ये आपका होमवर्क पोर्शन था थ्योरी कॉपी का। लास्ट क्लास में हमने एंटी मार्कोनिकॉफ किया है। एंटी मार्कोनिकॉफ का सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये रेडिकल रिएक्शन थी, आपको याद हो, ये चेन रिएक्शन थी, आपको याद होगा, और इसमें फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा था, फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा था, ये रेडिकल एडिशन था। मार्कोनिकॉफ से उल्टी प्रोडक्ट आ रही थी, दैट्स व्हाई हम एंटी मार्कोनिकॉफ बोल रहे थे। और ये प्रोडक्ट आने के पीछे जो सबसे एकमात्र रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, वो था क्या? पेरोक्साइड। बोले तो पेरोक्साइड की वजह से ही ये हो रहा था, पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट, हम बोल सकते हैं कि आपका एंटी मार्कोनिकॉफ था। उसमें भी एक मजेदार बात, HBr इकलौता ऐसा था HX में, मतलब HF, HCl, HBr, HI में इकलौता HBr था जो एंटी मार्कोनिकॉफ दे रहा था। HCl और HI पर पेरोक्साइड कोई असर नहीं डाल पा रहा था, वो आपके मार्कोनिकॉफ एडिशन ही देंगे, चाहे पेरोक्साइड लीजिए या ना लीजिए। और इसकी वजह भी मैंने बताई थी, केवल वही रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ में प्रोडक्ट दे सकता है फ्री रेडिकल एडिशन का, जिसके दोनों प्रोपेगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक हो। और HBr के अंदर वो खूबी, वो खासियत होती है कि उसके दोनों प्रोपेगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं। थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ और हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ से मैंने एक आइडिया दिया था, जिससे आप ये समझ पा रहे थे, पता कर पा रहे थे कि हाँ HCl और HI के केस में HI का पहला स्टेप गड़बड़ था। अगर आपको याद हो, HI का फर्स्ट प्रोपेगेशन स्टेप एंडोथर्मिक था, तो वहां पर गड़बड़ होगी। और HCl के केस में सेकेंड प्रोपेगेशन स्टेप एंडोथर्मिक था। तो भैया दोनों एक्सोथर्मिक चाहिए अगर रिएक्शन करानी। अगर याद रखने का तरीका चाहिए तो याद रखना, जो बड़ा वाला है, कौन है बड़ा वाला? I, वो पहले बोल्ड होता है। HI जो बड़ा वाला है उसका विकेट पहले गिरता है, यानी कि पहले प्रोपेगेशन स्टेप में HI एंडोथर्मिक होता है। और अगर ये याद हो गया तो HCl अपने आप याद हो जाएगा कि सेकेंड स्टेप में होगा। ठीक है, क्लियरली आपको पता है कि वी आर इन रेडिकल चैप्टर, सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। क्लियर, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो मैं जा रहा हूं एंटी मार्कोनिकॉफ के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, मैं हटा रहा हूं। एंटी मार्कोनिकॉफ के क्वेश्चंस करेंगे। नोट में बस एक चीज और कंटिन्यू करते हुए कि नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ऑब्वियसली यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। चलो क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। ये CH2 CH2 है, 4 पार्ट कर देते हैं, बहुत आसान है। मैं 3 पार्ट कभी डिस्कस करूंगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पहले दोनों का आंसर हमेशा सेम होगा, क्योंकि HCl पे पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता, तो आप पेरोक्साइड ना लो या लो, आंसर सेम आएगा। HBr एंड HBr ROR, ठीक है। तो ये आपका मार्कोनिकॉफ है, इससे इन तीनों का आंसर एक जैसा आएगा। इसमें जहां Cl लगा होगा वैसे ही उस जगह पर Br लग जाएगा, एंड एंटी मार्कोनिकॉफ में उल्टा लगेगा। वो भी अलग बात है कि सिमेट्रिकल एल्कीन में सेम आएगा। सिमेट्रिकल एल्कीन में ऐसा कुछ बुक्स में लिखा होता है, मैं ये लिखाता नहीं हूं क्योंकि रीअरेंजमेंट का लोचा हो सकता है। तो आप कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, निहायत ही आसान है। जैसे अगर मैं आपको प्रोपीन दूं तो यही 4 चीजें चलेंगी आपकी, ठीक है। आइसोब्यूटीन हो गया, ठीक है, ये भी आप ले लें, साइक्लोहेक्सीन हो गया, ठीक है, 7th, ठीक है, ये हो गया। एक और ले लेते हैं, इस पे आप कर ले, चारों पार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई थिंक इट्स इजी, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी से आप एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर लेंगे। लेकिन एक और बात सुनिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन HX, HBr, HCl, HI के केस के अलावा हम बाकी जगह भी स्टडी करते हैं। अब ये याद रखना, एनर्जी चेंज वेंज ये सब हमने HBr के लिए पढ़ा है।
तो आप ये सब ज्ञान यहीं लगाना है। इसके अलावा अगर कोई रिएक्शन आ जाए एंटी मार्कोनिकॉफ, जैसे मैं दे रहा हूं आपको रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने आपको दिया Br CCl3 ROR, Br CCl3 ROOR, ठीक है। अब सुनना, ध्यान से सुनना सारे लोग। तो मेरे भाई परऑक्साइड है तो परऑक्साइड इफेक्ट तो हो गया, ठीक है। अब आपको यहां ये नहीं मानना कि उसका प्रोपेगेशन स्टेप बताओ एक्सोथर्मिक है या नहीं। अरे यार, तो आपके पास डेटा थोड़े HX का ही पढ़ते हैं, बाकी अगर कोई रिएक्शन आएगी तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ कराना है, ये मानते हुए कि उसके प्रोपेगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक ही, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, तो आइए पहले मैं इधर से एक दो क्वेश्चन करूंगा। लुक एट HBr, तो इसका आंसर दोनों केस में सेम आएगा, क्योंकि यहां पर सीधा उल्टा सब एक ही है, इधर H इधर Br या इधर H इधर Br सेम। टॉकिंग अबाउट सेकेंड, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है, ठीक है। तो एक चीज मैं बोलूंगा, उसे फील करें। क्या आप ऐसा मान रहे हैं कि जो आपको जुड़ने आया है, जो जुड़ने आया है उसकी बॉन्ड तोड़ी आपने, तोड़ दिया। और जो रेडिकल, ध्यान से सुनना, जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, देखो Br डॉट ज्यादा स्टेबल था, H छोटा था, छोटे में रिपल्सन ज्यादा आ रहा था, इसलिए अनस्टेबल था। जो स्टेबल है वो रेडिकल किनारे लग रहा था, किनारे। ये एंटी मार्कोनिकॉफ का एक तरीके से हम ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन कर सकते हैं। नाउ लुक एट इन दिस कंपाउंड, कार्बन के पास दो बॉन्ड है, आई मीन चार बॉन्ड है, बट दो टाइप की बॉन्ड है, एक कार्बन ब्रोमीन एक कार्बन क्लोरीन, एक कार्बन ब्रोमीन एक कार्बन क्लोरीन। नाउ यू कैन थिंक कि कौन सी बॉन्ड टूटेगी। मेरे ख्याल से आप देखें तो CCl3 डॉट एंड Br डॉट, क्योंकि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड रिलेटिवली वीक है इसके अंदर। अब आप थोड़ा सा भी अगर बुद्धि लगाएंगे तो CCl3 डॉट और Br डॉट को डायरेक्टली कंपेयर करना आपके लिए आसान नहीं है। CCl3 डॉट में बहुत जबरदस्त रेजोनेंस होता है, और GOC में अगर आप जाकर इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी में चेक करेंगे तो CF3 डॉट और CCl3 डॉट, सुनना, CF3 डॉट और CCl3 डॉट में CCl3 डॉट ज्यादा स्टेबल। तो दिस इज योर स्टेबल रेडिकल एक्चुअली, इवन बेटर देन Br डॉट। तो मेरे भाई, अगर मैं डायरेक्ट इस चीज का पालन करूं तो स्टेबल वाला किनारे, Br वाला बीच में, ठीक है। नहीं समझ में आया तो इसी चीज को वापस सुनना कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। ये सेंटर कायरल है, तो ऑब्वियसली आंसर टॉप बॉटम दो तरीके से आया होगा। अगर मैं आपको और क्वेश्चन दूं, CH3 CH CH2, मैंने आपको दिया ICBr3 ROR, मेरे ख्याल से सेम तर्ज पर कर लोगे। 12th CH3 CH CH2 CCl4 ROR, 13th CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2S ROR। अरे कर लोगे, आसान आसान है। चलिए, इसी के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम सीख गए हैं। यहाँ कोई रीअरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी मार्कोनिकॉफ। महा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने दिमाग में रख लेना, बैठा लेना, ये पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल में हमने अभी तक बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शंस की, पिनाकोल फॉर्मेशन, एसाइलोइन फॉर्मेशन, वुड्ज रिएक्शन, वुड्ज फिटिग, उलमैन, फ्रैंकलैंड, उसके बाद हमने किया क्या, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, एंटी मार्कोनिकॉफ, या इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। अब फ्री रेडिकल का लास्ट सेगमेंट बचता है, और ये फ्री रेडिकल का जो लास्ट सेगमेंट है ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या भाई लोग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं इस सेगमेंट को चालू करूंगा और इसका मतलब समझाते हुए फिर उसके एप्लीकेशन पार्ट पर आएंगे। मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करने, सब में 4 पार्ट करने, 9th तक सब में 4 पार्ट करने। चलिए, आइए, फ्री रेडिकल में एक और खास टाइप की रिएक्शन देखी जाती है, तो हम उसकी ही बात करेंगे, यहीं से चालू करेंगे। ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री
रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। पहले हम सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं, ठीक है मेरे भाई। यू वुड फाइंड कि जैसे RH लगा है एंड H की जगह X आ गया, H की जगह X आ गया, तो इट्स अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H को X ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, H को X ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर X डॉट था और H भी डॉट था, आई मीन X डॉट ने रिएक्शन की, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर इसमें X डॉट इन्वॉल्व था ये काम करने में, तो उसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। इन जनरल जो दिख रहा है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं। अगर X डॉट इन्वॉल्व था तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, अगर X प्लस इन्वॉल्व था तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और अगर X माइनस इन्वॉल्व हुआ होता तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो बड़ा आसान सा परसेप्शन है। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटा के उसकी जगह सब्स्टिट्यूट, क्रिकेट में लगाते हो ना, किसी को चोट लग जाती है तो उसका सब्स्टिट्यूट बुला लेते हो, वो हट जाता है, तो उस तरीके का ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो वी कैन मेंशन इट व्हेन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सही है। अब क्या लिखेंगे, ठीक है, एटम और ग्रुप्स आर सब्स्टिट्यूटेड, सही है, देन रिएक्शन इज नोन एज, कर सकते हैं यार, इसमें तो आसान है, ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, आज हम टारगेट करेंगे कि हम 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए 2 में सबसे पहला, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट करेंगे, और महा इंपॉर्टेंट है, दरअसल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है देखें, ये है आपका रिएक्शन बाय NBS। आप हो गया NBS क्या है, खाने की चीजें पीने की चीजें बताता हूँ। दरअसल ये कंपाउंड का शॉर्ट नेम है, पूरी कहानी समझना पड़ेगा। NBS, इसका फुल फॉर्म सुनो। N का तो होता है N का सिंपल N होता है, B का होता है ब्रोमो, और S का होता है सक्सीनीमाइड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NBS। पूरा नाम N ब्रोमो सक्सीनीमाइड। अब आप कहोगे दिखता कैसे, हाँ बिल्कुल मिलाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। इसकी शकल सूरत देखो, ये N, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली सक्सीनीमाइड। जितना मैंने बनाया है ये है सक्सीनीमाइड, इतना है सक्सीनीमाइड। अब अगर इसके N पर मैं Br लगा दूं तो N ब्रोमो सक्सीनीमाइड। बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है, बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनेंगे तो सुनने में, सीखने में, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। N ब्रोमो सक्सीनीमाइड ये है आपके सामने, और ये कैसे बनता है इसे एक नज़र मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी ये मेथड पर बहुत ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। इसमें क्या है, सक्सीनिक एसिड से चालू करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन एक नज़र देखेंगे, बाकी थोड़ा आगे की ऑर्गेनिक में आपको ये फॉर्मेशन रिएक्शन पूरी समझ में आएगी। तो एक्चुअली वी स्टार्ट विथ सक्सीनिक एसिड। आप देख सकते हैं ये सक्सीनिक एसिड है, दिस इज योर सक्सीनिक एसिड, एंड वी स्टार्ट इट विद हीटिंग विद अमोनिया। अमोनिया के साथ हम जब इसे लेते हैं तो शुरुआत में सॉल्ट बनता है। क्या बनता है दोस्तों, सॉल्ट। अरे एसिड बेस दोस्त, अमोनिया बेसिक होता है और ये एसिडिक होता है, क्लियर। अमोनिया बेसिक होता है और ये एसिडिक होता है। सो अब हम इसे हीट करते हैं। कई बार हम यहाँ क्या P2O5 या P4O10 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप P2O5 जैसी चीज के साथ हीट कर रहे हैं तो मेरे भाई H2O, एक H2O ऊपर से निकलेगा और एक H2O नीचे से निकलेगा। H2O समझ लें आप, एक H2O ऊपर से निकलेगा, एक H2O नीचे से निकलेगा। तो इट्स अ सिंपल डिहाइड्रेशन, ठीक है। यहां पर 2 जल निकल गए, 2 जल,
और बनने वाली चीज है उसे एक नजर आप देखें, एक नजर देखें। क्लियर? और ये जो कंपाउंड है इसे बोलते हैं सक्सीनिक एसिड का एमाइड। ध्यान से देखें, यू हैड स्टार्टेड विद सक्सीनिक एसिड, ये सक्सीनिक एसिड था, ये सक्सीनिक एसिड का सॉल्ट है, और ये जो चीज बनी है, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप कोई जरूरी नहीं ऊपर लिखें, ये है सक्सीनिक, ध्यान से सुनेंगे, सक्सीनिक एसिड का एमाइड, तो इसे बोलते हैं सक्सीनामाइड। There is a huge difference. It's a succinamide and this is succinimide. Amide, imide, amide, imide. So there is a difference actually. Now, अब सुनना जरा, अगर मैं इसे और हीट कर दूं तो ये अमोनिया छोड़ देता, डी अमोनिएशन हुआ। डी अमोनिएशन मीन्स अमोनिया लूज कर देता है। सारे देखो बोर्ड पर, और हम मकसद के काफी करीब जा रहे हैं। ये है सक्सीनीमाइड, ये निसंदेह आप देख पाए हैं सक्सीनीमाइड। अब आप इसके हाइड्रोजन को देखें जिस पर अब हम अटैक करेंगे। इसका हाइड्रोजन बहुत एसिडिक है, क्योंकि देखिए अगर ये छटता है तो इन पर माइनस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस। तो हम इसके H को हटाकर, हमें Br लेना है यहाँ पर, तो हम इस पर KOH डाल दें, तो बताइए क्या हो जाएगा, OH माइनस, बेस डाला है, H एसिडिक है, लेके भाग जाएगा। तो आपको सक्सीनीमाइड का सॉल्ट मिल गया, सक्सीनीमाइड का सॉल्ट मिला है, सक्सीनीमाइड का सॉल्ट। और मेरे भाई बहुत आसान है, अगर मैं इस पे Br2 डाल दूं, Br2, तो एक KBr लेकर भागेगा, KBr, और आपकी नजरों के सामने, हाँ सही सुना आपने, आपकी नजरों के सामने ये मुस्कुराता हुआ आ जाएगा और बोलेगा, नाम तो सुना ही होगा, सही है या नहीं, NBS। यू वुड फील इवन मोर कंफर्टेबल। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में आगे और रिएक्शंस पढ़ेंगे, अब ये सारी रिएक्शंस, खैर पहली रिएक्शन तो बहुत ऑब्वियस है, एसिड बेस रिएक्शन, बाकी ये आप धीरे धीरे आगे और पढ़ेंगे और प्रैक्टिस होगी तो आप और कंफर्टेबल फील करेंगे। तो चलो, अभी तक मैंने आपको केवल बताया NBS क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है, दिखता कैसा है, बनाते कैसे हैं। अब मुद्दा है करता क्या है, ये करता क्या है, थोड़ा थोड़ा, और ये होता क्या है और ये करता क्या है। तो आइए इस चीज पर प्रकाश डालते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, पूरा सुनने के बाद समझने, फिर आपको और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये मिली है कि इट इज सोर्स ऑफ ब्रोमीन, ये ब्रोमीन का सोर्स है। किसी भी रिएक्शन में अगर आप इसे यूज करेंगे तो ये ब्रोमीन का सोर्स है, मतलब ये ब्रोमीन प्रोवाइड कर सकता है। कैसे, क्या, ध्यान से सुनते रहो बस। अब इसके बारे में एक और सीक्रेट बात पता चली है, क्या, देखें, इट सप्लाई ब्रोमीन, ध्यान से सुनना, इट सप्लाई ब्रोमीन इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब ये एक साथ ब्रोमीन रिलीज नहीं करता, ये छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में ब्रोमीन रिएक्शन में देता है। देखिए सबका कोई ना कोई खास पर्पज होगा, यही वो चीजें हैं जिससे रीजेंट महान बनता है, ये ग्रेट, हम इसे पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक में लाखों रीजेंट्स हैं, लाखों में हम कम से कम 40-50 रीजेंट पढ़ेंगे, लेकिन यही 40-50 में ये इन्वॉल्व है, तो आप समझिए इसमें कुछ खासियत होगी, कुछ सेलेक्टिविटी होगी। तो देखिए, इट सप्लाई Br2 इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, क्यों, क्या, कैसे, ये तो रिएक्शन करेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो डेटा सुनो, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तब आपको ऑब्वियस लगेगा कि यार ये गजब की चीज है इसके पास, और ये होना भी चाहिए। आइए, इट सप्लाई Br2 इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, इट इज सोर्स ऑफ Br2। अब अगली दो बातें आपका भेजा खराब कर देंगी, ध्यान से सुनना क्या है। अगर किसी रिएक्शन में आपने NBS यूज किया, और अगर आपने एकदम NBS प्योर फॉर्म में यूज किया, प्योर फॉर्म में, तो देखा गया है रिएक्शन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव या इफेक्टिव नहीं होती। हाँ, आपने सही सुना, अगर आपने NBS को प्योर फॉर्म में यूज किया, प्योर NBS, चला गया तो क्या इम्प्योरिटी यूज करनी है बेटा, यही यहां पर मजेदार पॉइंट्स हैं, सुनिए।
प्योर एनबीएस इनर्ट, प्योर एनबीएस इज इनर्ट। अब आप सुनते ना, सारे राज खुलेंगे, सारे सीक्रेट खुलेंगे। इम्प्योर एनबीएस इज यूज्ड इन रिएक्शन। इम्प्योर एनबीएस, मानो या ना मानो, इस इम्प्योरिटी का कोई तो रोल है, इस इम्प्योरिटी का कोई तो रोल है। आपको पता होगा, पिछली क्लास में हमने करा था, रेडिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिन्हें हमें इनिशिएट करना पड़ता है, जिन्हें हमें इनिशिएट करना पड़ता है। और वंस रेडिकल इनिशिएटेड, रिएक्शन इनिशिएटेड, तो हमें वापस इनिशिएशन की जरूरत नहीं होती। जैसा कि आपने पिछली प्रोसेस में देखा था, चेन रिएक्शन चालू हो गई थी। तो इम्प्योर, मुझे ऐसा लगता है, आप भी सोच सकते हैं कि शायद इस इम्प्योरिटी का रोल रिएक्शन को इनिशिएट करने में होता हो। चलिए, बाकी तो मैकेनिज्म में क्लियर होगा। एनबीएस यूजुअली कंटेन्स, एनबीएस यूजुअली कंटेन impurity of HBr और Br2। इसके अंदर थोड़ा HBr या Br2 अलग से भी पड़ा रहता है। कुछ बच्चे यहाँ बोलते हैं, आपने बोला वो सोर्स है Br2 का, और फिर बोले उसमें Br2 साइड में पड़ा रहता है। Br2 का सोर्स होने का मतलब वो Br2 नहीं है। मैंने कहा ये आम का पेड़ है, तो वो आम थोड़े है, वो तो आम का पेड़ है, उस पर आम लगे होंगे। समझना इस बात को, तो इसमें ज्यादा अकल मत लगाना। एनबीएस के अंदर, एनबीएस इज ए डिफरेंट कंपाउंड, इसके साथ थोड़ा Br2 या थोड़ा HBr एज इम्प्योरिटी हो सकता है। चलिए, तो ये पॉइंट्स सारे क्लियर होंगे। मैकेनिज्म में आप सारे पॉइंट्स पर अपनी निगाह बनाकर रखें। ये करता क्या है, ये रखता क्या है, वो तो हमने देख लिया। अब ये करता क्या है किसी रिएक्शन में, इसका रोल क्या है, ध्यान से सुनो। इट एक्चुअली शो ऑक्सीडेशन। बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा। इट ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशंस, या एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशंस। ध्यान से सुनना, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन को ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग Br। ध्यान से सुनना, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर जाकर H को हटाता है और Br लगाता है। इसे ये ऑक्सीडेशन ही होगा। H हटकर Br लगना ऑक्सीडेशन होगा, H हटकर Br लगना, ये ऑक्सीडेशन हो गया। इट ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ब्रोमीन एटम, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए ये शुरुआती पोर्शन हटा रहा हूं, ठीक है। ओके, सो ये हटा रहा हूं। It oxidizes allylic and benzylic position by substituting bromine atom। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एलाइलिक, आई होप आपको याद होगा, दिस पोजीशन इज योर एलाइलिक पोजीशन। ये एलाइलिक पोजीशन है, जिसे नहीं पता उसे उसके लिए है। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मित्र, दोस्त, देख लो, ये CH3 है और ये एरो पर NBS है, क्लियर। तो यहां क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, H हटेगा, Br लगेगा। ये NBS का आंसर है। ये इस तरीके से ऐसे काम करता है। ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2, तो जैसे आप देखें, ये बेंजाइलिक पोजीशन है। आपको पता होगा बेंजीन का ये पोजीशन जो है, ये है बेंजाइलिक, ठीक है। और इस पर हम क्या कर दें, NBS करेंगे तो आंसर क्या आएगा, CH2Br। ये पुराना है भाई,
ये मत मान लेना कुछ। तो ये एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे H हटाता है, Br लगाता है। तो ये देखें, ये इस तरीके से ऐसा काम करता है। तो इसके नोट का अगला पॉइंट जो है वो भी मजेदार है। इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल। ये 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है इनटू, क्या हो जाएगा, रिलेट इनटू रेस्पेक्टेड या रेस्पेक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपको नहीं पता है अगर, तो मैं बता दूं, ऐसे बोलते हैं C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं, ठीक है। आइए देखें कैसे। अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो आपको सब कुछ एक ही जैसा दिखेगा। जैसे मैंने आपको एक दिया है, ये देखिए, ये 1 डिग्री एल्कोहल दिया है, क्लियर, ये NBS, ठीक है। और अगर मैं आपको एग्जांपल 4 दूं, तो ये है 2 डिग्री एल्कोहल RCHR, ये OH, और ये है आपका NBS। ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। ध्यान से देखिए कि NBS ने एलाइलिक पोजीशन की बात की। वाई एलाइलिक? बिकॉज एलाइलिक पर आपको पता रेडिकल रिएक्शन है, यहां रेडिकल बनता होगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता होगा। यहां रेडिकल बनता होगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता होगा। बेंजाइलिक बिल्कुल। तो मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जहां स्टेबल रेडिकल बन रहा है, सुनो, जहां स्टेबल रेडिकल बन रहा है वहां Br लगा दो। ये मुझे यहां से समझ में आया। तो मेरे भाई, इस हिसाब से अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ तो यहां स्टेबल रेडिकल इसी कार्बन पे बन सकता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रेजोनेंस कर सकता है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हमें लग रहा है वो ये है। लेकिन ध्यान से देखिए, पूरी ऑर्गेनिक में बता रहा हूं, इस कार्बन पर ये लोन पेयर वाला ऑक्सीजन और ये लीविंग ग्रुप, ये दोनों नहीं हो सकते। ये इसे लात मार के निकाल देगा और आपको जो जवाब मिलेगा मेरे भाई, वो कार्बोनाइल मिलेगा, RCHO। आप साफ साफ शब्दों में देख सकते हैं कि यहां से HBr निकल जाएगा लात खा के। पहले Br निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ऊपर प्लस होगा और वो H छोड़ देगा। इन द सेम पैटर्न यू कैन आल्सो फाइंड आउट कीटोन। आपको यह भी समझ में आया होगा कि 3 डिग्री एल्कोहल क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल के इस कार्बन पर H ही नहीं होता, और अगर H नहीं होगा तो वहां रेडिकल नहीं बन पाएगा। दिस इज ऑल अबाउट। तो समय की समाप्ति। अगली क्लास में हम NBS कैसे करता है रिएक्शन, मैकेनिज्म की बात करेंगे, कई सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, और 2 सब्स्टिट्यूशन छोटी छोटी रिएक्शंस और हैं, वो करके ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।